हेलो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, इसका कोई अता पता नहीं है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को करके एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक आउट करेंगे, मात्र कुछ ही सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना चाहिए केमिस्ट्री का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने के पहले आपको एक चीज़ बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में सब्सक्राइब का जो बटन आ रहा है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जो घंटे का निशान आ रहा है, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे और मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने में आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन पैदा करे हमारे दिमाग के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नंबर 1 क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे क्वेश्चंस, एक सेकेंड। आप अगर नंबर 1 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट क्या है। आप क्वेश्चन को पूरा गौर से फोकस करेंगे। ये केमिस्ट्री है, कोई हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन को टिक आउट करेंगे। इसका सही उत्तर होगा अणु। क्या होगा? अणु। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट क्या है? तो यौगिक है। आपको यौगिक इसके पहले लेक्चर में बता देते हैं कि यौगिक होता क्या है। जब भी दो या दो से अधिक तत्व को मिलाकर कोई चीज़ बनाया जाता है तो उसको यौगिक बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे है CO2, इसको बोलते हैं O2, इसको बोलते हैं H2। तो इसका सबसे बोल रहे संभावित छोटा यूनिट क्या है, तो सबसे छोटा यूनिट इसको है अणु। जैसे O2, H2, जब एक ही एलिमेंट 2 या 2 से अधिक हो जाए तो उसको बोलते हैं अणु। जैसे देखिए यहाँ पे O2 है ना, तो वो यहाँ कितना है 2, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 है तो हाइड्रोजन कितना है 2 है। तो इसको क्या बोलेंगे? अणु भी बोलेंगे और इसको यौगिक भी बोलेंगे, लेकिन ये यौगिक का सबसे सरलतम रूप, सबसे छोटा रूप है, इसलिए इसको बोलेंगे अणु। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है, क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अणु है। देखिए यहाँ पे O2 आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको H2 दिख रहा है, बहुत सारे आपको देखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? हम अणु बोलते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपको रासायनिक बार बार आएगा, आप अपना दिमाग में बैठा लीजिए कि रासायनिक होता क्या है। कोई भी पदार्थ को अगर आप मिलाते हैं तो उससे अगर फिर वही पदार्थ में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो उसको रासायनिक बोलते हैं। जैसे अगर आप दूध से दही बना दिए तो ये रासायनिक आप काम किए। अगर आप मान लीजिए कि कोई चीज़ है, आप एक मार्कर को यहाँ से वहाँ फेंक दिए तो ये आप फिजिकल काम किए, इसको बोलते हैं आप भौतिक प्रक्रिया। तो ये रसायन विज्ञान में आपको रासायनिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बना दिया और वही पदार्थ से अगर फिर वही पदार्थ नहीं बना पाते हो तो उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? तो बताते हैं आपको, रासायनिक अभिक्रिया में आपका इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक बता देते हैं, MATHS मैथ्स विथ पिंटू। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो वहाँ पे आपको इसका टोटल PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। अब बता दें इलेक्ट्रॉन प्रभावित कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम 11 का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। और इसको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो यहाँ बचेगा आपका 2, 8 और 1, 2, 8, 1 बचेगा। तो इसका जो बाहरी कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन है ना, यही भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में। ये जो 8 और यहाँ आपको 2 दिख रहा है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। तो कौन प्रभावित होता है? ये जो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच रहा है यही प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रॉन जो है सो वहन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्या चीज़ का वो परिवहन करता है। वहन परिवहन एक ही होता है, मतलब वो क्या चीज़ को अपने अंदर रखता है समावेश करके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट ऋण आवेश। 1 यूनिट ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज को ये, और आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन जो है सो एक यूनिट क्या करता है, ये ऋण आवेश को, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, एक यूनिट ऋण आवेश को वहन करता है। अब यही आपको इलेक्ट्रॉन की जगह में आपको पूछ देता प्रोटॉन, क्या आपको पूछ देता प्रोटॉन, आपको पूछता कि प्रोटॉन क्या वहन करता है, तो आप इसको बोल देते हैं क्या, एक यूनिट जो है ये आपका धन आवेश को ये वहन करता है, कौन, प्रोटॉन, ठीक है। और यही आपको बोल देता न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है न्यूट्रल चार्ज, मतलब इस पर कोई भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, ये ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, इन दोनों में इसके पास कुछ भी नहीं होता है, किसके पास, न्यूट्रॉन के पास, ठीक है। अब यहीं से आपको पूछ देगा भाई कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन, कौन, जे थॉमसन ने इसका खोज किया है। यहीं से आपको पूछ दे कि प्रोटॉन का खोज कौन किया है, तो प्रोटॉन का खोज किया है गोल्डस्टीन, कौन, गोल्डस्टीन ने किया है प्रोटॉन का खोज। और यहीं से आपको पूछ दे कि न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है, तो न्यूट्रॉन का खोज किया है चैडविक, कौन, चैडविक ने किया है न्यूट्रॉन का खोज। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज किया चैडविक और इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन। तो क्वेश्चन है एक, लेकिन इससे कितने सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं आप इसको आसानी से देख ही रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। पिंड का मतलब यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए, पिंड का मतलब आप ये समझिए कि आपको सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम जो एलिमेंट है ना, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, जितना भी 118 एलिमेंट है, वही 118 एलिमेंट का यहाँ बात कर रहे हैं एक पिंड का मतलब। अब बोल रहा है कि पिंडों को आवेशित करने के लिए, मतलब उस पर चार्ज उत्पन्न करने के लिए बोलता है जिम्मेदार कारक कौन है, तो इसको जिम्मेदार कारक आप बोलोगे तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार कारक क्यों होता है, देखो जैसे हम एग्जांपल बार सोडियम का ले रहे हैं, ये आपको समझने में आसानी होगा। मान लीजिए ये सोडियम है, इसका होता है परमाणु क्रमांक 11 और इसका अगर आप करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो होगा 2, 8 और 1। इलेक्ट्रॉन इसका बाहरी कक्षा में 1 है। देखो यहाँ जो ये 2 है पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में 8 है, ये दोनों स्टेबल हो गए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट का पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32 होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। तो देखो यहाँ पहली कक्षा में 2 है, यहाँ दूसरी कक्षा में 8 है, लेकिन तीसरी कक्षा में यहाँ 1 है। यहाँ पे होना चाहिए एलिमेंट कितना, यहाँ पे एलिमेंट होना चाहिए 18, लेकिन 18 है नहीं, तो यही है जो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ यानी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स हो जाता है, तो यही होता है इलेक्ट्रॉन का अंतरण। मतलब एक दूसरे के साथ जब मिक्स होगा तो इसका क्या होगा, संचरण होगा एक जगह से दूसरी जगह। तो यही बोल रहा है कि पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है, तो जिम्मेदार कारक कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन का अंतरण। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या होता है, पिंडों को आवेशित कर देता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। कोई भी तत्व हो, मान लीजिए आपका हाइड्रोजन हो, आपका हीलियम हो, हाइड्रोजन हीलियम, आपका लिथियम हो, आपका बेरिलियम हो, आपका बोरान हो, ये सब जो तत्व हैं इसको बोल रहा है कि इसके गुण को हम अगर जानना चाहें, इसके क्या क्या गुण है, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ये धातु अधातु, इसको और क्या है, ये प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, ये सब अगर आप देखना चाहोगे तो इसका परमाणु क्रमांक से देखना पड़ता है। किससे, परमाणु क्रमांक। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यहाँ पे आपको देखेंगे तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो इसका ये जो आपको दिख रहा ना, इसका परमाणु क्रमांक, इसी का कन्फिग्रेशन कर देते हैं ना, तो 2, 8, 1, तो इसको बोल देते हैं कि ये धातु है। कैसे बोलते हैं, जिस भी एलिमेंट का बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसे बोलते हैं मेटल यानी धातु, और जिस एलिमेंट का बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 हो जाए यानी 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहे उसको बोलते हैं अधातु। यहाँ पे आपको बता दें तो ये जो मैग्नीशियम आपको दिख रहा है ये भी होगा धातु। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहली कक्षा में जाएगा 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 2। देखो 1, 2 है इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हो जाएगा धातु। तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का, इसको तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट।
एक बात आप याद रखेंगे, तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के गुणों को, वो धातु है, अधातु है, किस कक्षा में है, ये सब जानने के लिए उसका हम परमाणु क्रमांक को लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणविक भार किसमें व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व के परमाणविक भार, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये mu। किसी भी तत्व का जो परमाणु भार ज्ञात किया जाता है वो ये mu में ज्ञात किया जाता है। आपको बता दें यहाँ पे ये mu का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है एटॉमिक मास और यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। जैसे अगर सोडियम का हम बोलें, सोडियम का भार कितना होता है, तो सोडियम का भार होता है 23। तो इसको 23 नहीं बोलना है, इसको बोलना है 23 ये mu। तो क्या होगा, इसको ये mu से व्यक्त किए तो इसका सही उत्तर होगा कि किसी भी तत्व के परमाणविक भार को हम किस में व्यक्त करते हैं, तो ये mu में व्यक्त करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो किसी भी तत्व के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, इसका एक फार्मूला होता है 2n²। 2n² होता है फार्मूला। जहां आपको पूछेगा n बराबर क्या होता है, तो n बराबर होता है 1 2 3। यहाँ पे पुट करते करते आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो देखो यहाँ बोल रहा है दूसरी कक्षा, आप फोकस कीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पे दूसरी कक्षा बोल रहा है। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 है और 2 का यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8। ठीक है, पहली कक्षा में आप इसको डायरेक्ट याद भी रखिए, आप इतना एग्जाम में निकालते नहीं रहना है, आपको एग्जाम पास करना है। तो पहली कक्षा में आपको पूछेगा, पहली कक्षा में अगर आपको पूछ लिया जाए तो पहली कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, और दूसरी कक्षा में पूछ लिया जाए दूसरी कक्षा में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 8, और तीसरी कक्षा में पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 18, और चौथी कक्षा में अगर आपको पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 32। इसी तरह से आप निकाल सकते हो। और भी यहाँ पे पुट करते हुए, अगर यहाँ पे 1 पुट करोगे n के जगह में, इस पर अगर आपको थोड़ा सा फोकस करके इसको दिखाते हैं, एक सेकेंड, हाइलाइटर लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n के जगह में अगर आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे पहली कक्षा में हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में हो जाएगा आपका यहाँ 8। यहाँ पे अगर आप 3 पुट करोगे तो यहाँ तीसरी कक्षा में हो जाएगा 18, और यहाँ पे अगर आप 4 पुट करोगे तो चौथी कक्षा में हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपको इसी तरह की व्याख्या के साथ यानी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन, आपको बता देते हैं, एक सेकेंड, एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन, किसी भी तत्व में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तभी तो वो तत्व अपने आप में बैलेंस रहता है और कहीं दूसरे के साथ ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं करता है। अब देखो, निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जहाँ भी पूछ देगा ना, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखो इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 38 होता है। और जिस तत्व में अगर मेरा परमाणु भार 38 दिख जाए वही तत्व इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन में यहाँ पे दिख रहा है 20
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में दिख रहा है 18। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे 20 को और 18 को, तो न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का परमाणु भार निकलता है। देखा, आपको लिख के थोड़ा बता देते हैं। परमाणु भार निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को जोड़ना पड़ता है। न्यूट्रॉन को प्लस प्रोटॉन को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन मेरे पास कितना है 20, तो यहाँ पे हम करेंगे 20 और प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कितना है 18, तो 20 और 18 को अगर हम जोड़ते हैं तो होता है 38। तो जहाँ परमाणु भार ऊपर में दर्शाया जाता है, किसी भी तत्व में जो ऊपर आपको दिखेगा ये सब को बोलते हैं हम परमाणु भार। तो देखिए यहाँ पे 38 दिख रहा है ना, तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी इसका। 18 आर्गन का होता है परमाणु संख्या और 38 इसका होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित में 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है, तो ये आपका आर्गन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपको फिर से बता दें, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विथ पिंटू MATHSWITH उसके बाद PIN2 सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपको देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको बैलेंस। मैं इंग्लिश टाइप नहीं किया हूँ। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो बोल रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष। अभिकारक पक्ष जैसे कोई भी रिएक्शन हुआ है तो इधर का जो पक्ष है इसको बोलते हैं अभिकारक और इधर का जो पक्ष है इसको बोलते हैं उत्पाद। तो बोल रहा है अभिकारक पक्ष में और उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है, तो परमाणु की संख्या समान होती है। इसको आप याद रखेंगे। इधर जितना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम का मात्रा 2 है तो ए साइड में भी सोडियम का मात्रा 2 रहना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ भी मैग्नीशियम 1 ही होना चाहिए। यही बोलता है कि इधर जितना अभिकारक रहेगा उतना ही इधर उत्पाद होना चाहिए, तब समीकरण कहीं जाके बैलेंस होता है। तो यही बोल रहा है बैलेंस। बैलेंस को हिंदी में बोलते हैं संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है, तो परमाणु की संख्या समान होती है। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। अणु को इंग्लिश में बोलते हैं मोल। नहीं, अणु को मोल नहीं बोलते हैं, इसको कुछ दूसरा मेरा दिमाग से स्केप कर रहा है। ये थोड़ा सा, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल, थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा था। अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल और आयन को तो इंग्लिश में हम आयन ही बोलते हैं और मोल को तो मोल बोलते हैं। तो आपको पता ही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों पक्ष, अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष, दोनों में किसकी संख्या समान होती है, तो परमाणु की संख्या दोनों पक्ष में समान होती है। जैसे अगर ए साइड में 2 सोडियम है तो ए साइड में भी 2 सोडियम होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि तत्वों और यौगिकों, तत्व क्या होता है जो आपको बता दिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब तत्व हैं। तत्व मतलब एक ही रहेगा, सिंगल। और यौगिक क्या है, 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे H दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा H2। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ जैसे मान लीजिए हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मान लीजिए हो जाएगा यहाँ पे H2SO4। ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड है, ये सब यौगिक हैं। तो तत्व और यौगिक में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो बोल रहा तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिखें H2, हाँ H2 लिखें, यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन लिखें, तो यह रासायनिक सूत्र है, इसको रासायनिक सूत्र बोला जाता है। यहाँ पे देखिए H2, जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक को आपको पूछेगा तो हाइड्रोजन को सीधा आप रिएक्शन में क्या पूरा हाइड्रोजन लिखोगे क्या, नहीं, पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखोगे। तो हाइड्रोजन का सिर्फ प्रतीक लिखोगे H। इसी को बोलते हैं रासायनिक प्रतीक। क्या बोलते हैं, केमिकल आइडेंटिफिकेशन, मतलब रासायनिक प्रतीक बोलते हैं। क्या, रासायनिक प्रतीक बोलते हैं, रासायनिक प्रतीक इसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बोल रहा तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, केमिकल फार्मूला के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हम H2SO4 है, इसका होता है नाम कहिएगा तो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या हम सल्फ्यूरिक एसिड को इसी तरह लिख दिए, इसको हम इसका केमिकल नेम दे दिए H2SO4।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इतना टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है। ये कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं जो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो और उसका आंसर मार दो, तो इस तरह से टाइमिंग ज़्यादा ले लेता है। तो उम्मीद करते हैं आज का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आपको पूरा सेशन आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और किसी दूसरे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।